चले भाई, सब लोग लाइव आ जाइए, क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज सेकंड मैराथन क्लास होने वाली है। जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए। हाँ भाई, अभी केवल 7 लोग जुड़े हैं। आशीष, जितेंद्र, अक्की, शिवम, मोरद्वाज, मान्या और नीतीश। ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए तो क्लास कंटिन्यू करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए चलिए, सबको आवाज आ रही है क्लियर? गुड इवनिंग अक्की जी, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, पढ़ाते हैं तो आते नहीं हो, नहीं पढ़ाते हैं तो कहते हो सर पढ़ाते नहीं। 9-10 लोग ही पढ़ेंगे मतलब कुल मिला के। चलिए, कैसे हैं आप लोग? गुड टू सी यू अगेन। ठीक है अक्की, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग, जल्दी बताइए। सब लोग आइए तो स्टार्ट करते हैं। मान्या जी गुड इवनिंग। कुछ लोग बढ़िए, या टाइम 9 वाला ही सही है? 8:30 जो लोग कम आ पाते हैं। हाँ बताइए अक्की, क्या डाउट था आपका? जी जी, क्या डाउट है बताइए। सचिन जी जुड़ गए हैं, विकास जी जुड़ गए हैं, इनको भी सब आपका वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग आज की। अक्की जी का कुछ डाउट है? डाउट ले लेते हैं इनका, क्या डाउट है फिर बात करते हैं। सर, और चैनल की मैराथन क्लास देखी थी सर, उनका कंटेंट बहुत अलग है। अलग मतलब कैसा? क्वेश्चन अलग है, या उनका टॉपिक अलग है, या उनके क्वेश्चन का लेवल बहुत कठिन है? तो क्या अलग है, मुझे थोड़ा सा बताइए आप, अलग तो मैं समझूं। कंटेंट कैसे अलग हो सकता है? कंटेंट भाई सिलेबस सेम है। जो सिलेबस सेम है यूपी ट्रिपल एससी का, उसी सिलेबस को पढ़ाया जाएगा ना। अलग कैसे हो सकता है? हाँ, पेपर वो बहुत हार्ड बना रहे हो, जीपैट लेवल का पेपर लेकर आपसे सॉल्व करा रहे हो, तो अलग बात है। ठीक है, डबल वॉइस आ रही है, एक सेकेंड। हार्ड है, देखिए यार, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है, डिप्लोमा लेवल का पेपर होगा। अब मैं आपको जीपैट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊं और फिर आपको लगे कि यार ये बहुत अच्छा पेपर सॉल्व हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट उसकी ज़रूरत नहीं है। बी फार्मा वाले वैलिड नहीं है, यूपीएससी में डिप्लोमा वालों का सिलेबस कवर होना है। पेपर होगा, आपको समझ जाएंगे। डबल वॉइस आ रही है अभी भी सबको, और किसी को? चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर वहाँ से आप सबका लेते हैं। थैंक यू अक्की जी फॉर ट्रस्ट। ओके, स्क्रीन शेयर करते हैं फिर हम आपके सामने। ठीक है, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चलिए अब आप लोग मुझे बताइए जल्दी जल्दी, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको अभी सामने मैं दिखाई दे रहा हूँ, या स्क्रीन दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, और मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? जल्दी से आप लोग बताइए, तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा सा बता दीजिए भाई, हेल्प कर दीजिए तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ। ठीक है,
आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? मेरी फोटो दिखाई रही है, मैं दिख रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है, या आपको क्वेश्चन दिखना शुरू हो रहा है? स्क्रीन शो हो रही है सर, वॉइस ओके है? ओके, थैंक यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा डिले किए हुए। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, आज तो मैं फिलहाल 150 160 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, देखता हूँ कितना हो पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फार्माकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सीएचएफ में मृत्यु दर कम करने हेतु निम्न में से कौन सी दवा लाभकारी है? यानी कुल मिला के आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई साहब कि ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी सीएचएफ के लिए कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है। अब चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए और देख के बताइए इसमें से कौन सी ड्रग जो कि कार्डियक कैटेगरी की है, आपको ये पहचानना है, बस यही सवाल है। चलिए जवाब दीजिए। फ्यूरिसिमाइड आपको पता है ये डायूरेटिक्स होता है, आपको पता है कि इनानाप्रिल आपका ब्लड प्रेशर की दवा है, और डोपामीन भी आपकी पता है दवा हार्ट की तो नहीं है। डिजॉक्सिन इज द राइट आंसर और क्वेश्चन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 डिजॉक्सिन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, डिजॉक्सिन का सकारात्मक आइनोट्रोपिक यानी जो ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देता है वो किस मैकेनिज्म से देता है? मानिया को ब्लैक दिख रहा है, और किसी को ब्लैक दिख रहा है? एक सेकंड मैं इसको ठीक करता हूँ, एक सेकंड। अगर ब्लैक दिख रहा है तो मैं ठीक करता हूँ। सबको सही स्क्रीन सही दिख रहा था कि ब्लैक दिख रहा था भाई? स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है, आप बताइए। सर रीज्वाइन करने को बोलो। ओके दिख रहा है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म पूछा जा रहा है कि डिजॉक्सिन किस मैकेनिज्म पे काम करता है, आपको जवाब देना है। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा फार्माकोलॉजी तो याद होगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही है। सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप को इसको ब्लॉक करता है, उसके तरह से ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 3, सीएचएफ में प्रयोग होने वाला कौन सा पीडीई थर्ड इनहिबिटर होता है? कौन सी ड्रग का मैकेनिज्म पीईडीई थर्ड इनहिबिटर होता है? चलिए, अगर आपको थोड़ी सी डिटेल, जो भी आपने अक्की जी कह रहे थे क्वेश्चन का लेवल सर थोड़ा सा हाई रहता है, चलिए थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन आ गया। आप बताइए कौन सी ड्रग इसमें से आपकी पीडीई थर्ड इनहिबिटर है? वेरी गुड, बहुत सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जिसका है सही है। मान्या जी गलत है बेटा, डिजॉक्सिन नहीं होता पीडी3। डिजॉक्सिन तो सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप इनहिबिटर होता है। दिस इज द मिलिरिनोन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जिसका जवाब बी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, स्पाइरोनोलैक्टोन किस प्रकार का डायूरेटिक्स है? अब आपको बताना है कि किस कैटेगरी पर ये काम करता है, किस क्लासिफिकेशन पे ये काम करता है। स्पाइरोनोलैक्टोन किस प्रकार का डायूरेटिक है? चलिए इसका जवाब दीजिए। ठीक है, आप जवाब दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कल भी ये टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे। स्पाइरोनोलैक्टोन किस प्रकार का डायूरेटिक है भाई? यस, बिल्कुल सही जवाब सबका आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दिस इज एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, लूप डायूरेटिक्स मुख्यतः नेफ्रॉन के किस भाग पर काम करते हैं? आपको पता है किसी भी नेफ्रॉन में उसका ग्लोमेरुलस, आपको पता है उसमें बोमन कैप्सूल, और उसमें लूप ऑफ हेनले असेंडिंग डिसेंडिंग, और उसके बाद सीटी और डीटी होता है। तो किस पार्ट पर लूप डायूरेटिक्स काम करता है? अब देखिए लूप लगा है तो नाम से ही लग रहा है कि लूप ऑफ हेनले में काम करेगा, तो ये क्वेश्चन का जवाब ऑटोमेटिक बहुत इजी हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लूप ऑफ हेनले। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा डायूरेटिक हाइपर कैल्सीमिया के उपचार में उपयोगी है? यानी किस डायूरेटिक्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गई हो और उस कैल्शियम को हमें रिलीज करना है यूरिन के रास्ते से, तो कौन सा डायूरेटिक्स हम यूज करेंगे? इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, यानी कौन सा डायूरेटिक्स कैल्शियम आयन को भी रिलीज कर सकता है? चलिए ध्यान से जवाब दीजिए इसका।
सब लोग जवाब दीजिए। बाकी लोग भी जवाब दीजिए। सबका जवाब क्लियर है? सब लोग ए बोल रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि एक लोगों ने ए बोल दिया और फिर धीरे 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 सब ए बोलने लग जाते हैं। जवाब गलत है। जिन्होंने ए कहा है उनका जवाब गलत है भाई। दिस इज फ्यूरेसिमाइड, लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स से अपने साथ सोडियम पोटेशियम के साथ कैल्शियम आयन को भी रिलीज करता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब जो अब आज का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि हाँ सर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि मैंने कल वो क्वेश्चन लास्ट बार वो क्वेश्चंस लिए थे जो पुराने पेपर्स में आए हुए थे। अब मैं क्वेश्चन वो ले रहा हूँ जो नए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी, दिस इज द फ्यूरेसिमाइड, जिसका जवाब बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7, थायाजाइड डायूरेटिक्स का लॉन्ग प्रभाव एक्टिंग क्या होता है? यानी बहुत लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति को थायाजाइड डायूरेटिक्स दिया जाए, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये सब दिया जाता है तो उसके शरीर पे क्या असर होता है? आपको जवाब देना है। उसके शरीर में क्या असर होता है? मैं आपको हिंट दे देता हूं। अभी जो आपने पढ़ा था फ्यूरेसिमाइड का असर, उसका अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। फ्यूरेसिमाइड आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को घटा रहा था, तो थायाजाइड आपके बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। हिंट मैंने आपको दे दिया है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एसिटाजोलामाइड का प्रमुख कार्य स्थल है, यानी एसिटाजोलामाइड ड्रग किस जगह पर काम करता है? चलिए 8वें का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां, एसिटाजोलामाइड का प्रमुख कार्य स्थल क्या है? किस जगह पर, किस पोर्शन पर काम करता है? ठीक है, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये सब अलग अलग पार्ट होते हैं ना, कहाँ पे काम करता है? वेरी गुड मान्या जी, आपका जवाब गलत है। डीसीटी नहीं होता बेटा, वो पीसीटी होता है। एस्टाजोलामाइड पीसीटी पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी जिसका जवाब है सही है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्वेश्चन नंबर 9, मैनिटॉल किस प्रकार का डायूरेटिक है? जी हाँ, मैनिटॉल किस प्रकार का डायूरेटिक है? पोटेशियम स्पेरिंग है, ऑस्मोटिक है, लूप है या थायाजाइड? इसका जवाब तो बहुत इजी है, सबको पता है। डिस्प्ले पर नहीं दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कुशल को, बाकी लोग को दिखाई दे रहा है। अगर बाकी लोग को दिखाई दे रहा है कुशल, तो इसका मतलब आप में कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी को नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब मुझे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप एक बार फिर से रीज्वाइन करिए, एक बार आप फिर से रिज्वाइन करिए। मैनिटॉल जो है किस प्रकार का डायूरेटिक है? दिस इज द ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ये एक लूप डायूरेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सीओपीडी में दीर्घकालिक उपचार हेतु सबसे उपयुक्त एंटीकोलिनर्जिक दवा कौन सी होती है? अगर किसी व्यक्ति को सीओपीडी का पेशेंट है, हम कौन सी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे जो लॉन्ग एक्टिंग होता है और उसको हेल्प करता है? बताइए इसमें से पहले कौन सी ड्रग एंटीकोलिनर्जिक है? पहले ये देख लीजिए चारों ऑप्शन में से, ऑटोमेटिक आपको जवाब मिल जाएगा। और फिर उसमें से कौन सा इस्तेमाल होता है? इनहेलर्स में। इनहेलर आप कभी आपने देखा होगा बेटा, इनहेलर्स की बात हो रही है यहाँ पे। इप्राट्रोपियम की जगह इनहेलर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल सीओपीडी के पेशेंट में टायोएट्रोपियम की किया जाता है। कभी भी आप इनहेलर देखिएगा, उसमें जब भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है वो टायोएट्रोपियम होता है। सबका जवाब यहाँ पे बी आ रहा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टायोएट्रोपियम। क्वेश्चन नंबर 11, सल्ब्यूटामॉल किस प्रकार के रिसेप्टर पर काम करता है? किस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है? सल्ब्यूटामॉल किस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है? अल्फा 1, बीटा 1, बीटा 2, M3। सल्ब्यूटामॉल किस रिसेप्टर पे काम करेगा? ठीक है, अल्फा एगोनिस्ट है कि बीटा एगोनिस्ट है, पहले ये समझना है आपको। और फिर एगोनिस्ट में कौन सा, बीटा 1 की बीटा 2? मान्या ने कहा 11 का सी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीटा 2 रिसेप्टर को एगोनिस्ट होता है। मुरद्वाज आपका जवाब गलत है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, अस्थमा में सबसे प्रभावी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग कौन सी है? अस्थमा के पेशेंट में जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग दी जाती है, सबसे इफेक्टिव ड्रग कौन सी है?
सबसे इफेक्टिव ड्रग कौन सी है बताइए अस्थमा के केस में। देखिए कैटेगरी में आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये पहचानना है आपको। एंटी इन्फ्लामेटरी कौन सा है? ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि सब लोग अपना एग्जाम सिटी चेक कर लो। भाई पहले लाइव क्लास तो ले लो इस क्लास को, मैं उसके बाद ये सिटी थोड़ी ना बदल जाएगी 1 घंटे में। नहीं अगर पढ़ना है तो कहिए फिर मैं क्लास बंद कर दूं, मेरे पास भी बहुत सारे काम है अभी, है ना। चलिए 12 का सही जवाब क्या है? कार्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा, सी वाले जो है वो गलत है। कार्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं ये आपके, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही है, हाँ सी नहीं, कार्टिकोस्टेरॉइड बी ऑप्शन में है कार्टिकोस्टेरॉइड। क्वेश्चन नंबर 13, थियोफाइलिन का मुख्य क्रियाविधि क्या है? जो आपके ड्रग डेरिफाइलिन होता है, थियोफाइलिन, एसिब्रोफाइलिन, ये सारे ड्रग्स जो है किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं? इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। इसका सही जवाब है, जी हाँ जवाब सबका सही आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द पीडीई इनहिबिटर्स। क्वेश्चन नंबर 14, मोन्टेलुकास्ट किस ड्रग का एंटागोनिस्ट है? मोन्टेलुकास्ट कैसे काम करता है? इट इज एंटी एलर्जिक ड्रग और किस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? आपको इसका जवाब देना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 14 का जवाब दीजिए जल्दी से। यस मान्या जी, वेरी गुड, दे आर द ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मोन्टेलुकास्ट, जफरेलुकास्ट, दो मेडिसिन का नाम आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ओमालिजुमाब का उपयोग किस प्रकार के अस्थमा में किया जाता है? किस प्रकार के अस्थमा के पेशेंट में ओमालिजुमाब ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, अस्थमा में पेशेंट्स को किस प्रकार के पेशेंट में, चलिए जवाब दीजिए 15 का, किस प्रकार के एलर्जी पेशेंट में ओमालिजुमाब का इस्तेमाल। देखिए ओमालिजुमाब क्या है, एक प्रकार का एंटीबॉडी को इनहिबिट करने वाला ड्रग है। जो बॉडी में एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी ज्यादा बनने लगते हैं उनको रोकने के लिए ओमालिजुमाब का इस्तेमाल किया जाता है। और एलर्जिक आईजीई मीडिएटेड अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीटोसिन का प्रमुख उपयोग क्या है? ऑक्सीटोसिन का प्रमुख उपयोग क्या है? प्रीमेच्योर लेबर को रोकना, लेबर को प्रमोट करना, इंडक्शन करना, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करना, या मेनोपॉज की थेरेपी करना। चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके ह्यूमन एनाटॉमी एचएपी का क्वेश्चन हो गया जी। थोड़ा सा जूम कर दीजिए, ओके चलिए ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब ठीक है भाई, मजा आएगा। चलिए तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 16 का बी, लेबर इंडक्शन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोपाइल थायोयूरेसिल पीटीयू शॉर्ट फॉर्म में है, इसकी विशेषता क्या है? यानी कुल मिला के पीटीयू प्रोपाइल थायोयूरेसिल क्या काम करता है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थायोयूरेसिल लगा है, थायोयूरेसिल मतलब थायराइड से मिलता जुलता कुछ काम है यहाँ पे, तो जवाब देना है 17 को। पीटीयू क्या काम करता है? हमारे बॉडी में जो T4 होते हैं वो T3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि T4 का लेवल घटने लगता है। तो प्रोपाइल थायोरेसिल इस कन्वर्जन को रोक करके हमारे बॉडी में थायराइड की मात्रा को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड स्ट्रॉम के दौरान कौन सी दवा उपयोगी है? अगर किसी व्यक्ति को हाइपरथायराइडिज्म हो गया है, थायराइड की मात्रा बहुत बढ़ गई है, तो कौन सी एंटी थायराइड ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है? आपको एंटी थायराइड ड्रग यहाँ पे देखना है, कौन सी ड्रग एंटी थायराइड होती है? एंटी थायराइड नहीं है टोटल में, आगे थायराइड स्ट्रॉम को रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं? भाई लीवोथायरॉक्सिन तो थायराइड स्टिमुलेंट है, थायराइड के लेवल को बढ़ाएगा। इंसुलिन और कार्टिसोल का काम ही अलग है, ठीक है, लीवोथायरॉक्सिन। चलिए इसका जवाब एक बार आप लोग सर्च कीजिएगा, क्वेश्चन को मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक बार इसका मेरे ख्याल से इसके आंसर एग्जैक्ट करेक्ट नहीं डाले गए हैं, इस पर इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इंसुलिन ग्लार्जिन की विशेषता क्या है? देखिए इंसुलिन जब सिरेंज आते हैं ढेर सारे, उसमें ग्लैरिटस आते हैं और नोवामिक्स आते हैं,
नो रैपिड्स आते हैं। तो इंसुलिन जो ग्लार्जिन है उसकी विशेषता, किस कैटेगरी का ड्रग होता है इंसुलिन ग्लार्जिन? अल्ट्रा सॉफ्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है या रैपिड एक्टिंग? इंसुलिन ग्लार्जिन। ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसका बहुत सही जवाब आ रहा है लोगों का। 19 का सी जवाब सही है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सल्फोनिल यूरिया, सल्फोनिल यूरिया किस प्रकार कार्य करती है? आपको जवाब देना है सल्फोनिल यूरिया। अगर आपको याद होगा ग्लिमिप्राइड जो ड्रग है ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस घटाती है, पोटेशियम चैनल को बंद करके काम करती है, अल्फा ग्लाइकोसिडेज अवरोध करती है या GLP-1 को बढ़ाती है। सल्फोनिल यूरिया कैसे काम करते हैं? ठीक है, ये इंसुलिन को पंच करते हैं, इंसुलिन को कॉन्स्ट्रिक्ट पेनक्रियाज को सिकोड़ के कॉन्स्ट्रिक्ट करके ज्यादा इंसुलिन रिलीज करते हैं बाई पोटेशियम चैनल को क्लोज करके। ऑप्शन नंबर 20 का मैकेनिज्म सही है। क्वेश्चन नंबर 21, CHF में सैक्यूबैट्रिल किस एंजाइम को रोकता है? जब किसी CHF के पेशेंट को हम सैक्यूबैट्रिल ड्रग देते हैं तो वो किस एंजाइम को रोकता है, कैसे काम करता है? ठीक है, इसका जवाब दीजिए। ACE, रेनिन, एल्डोस्टेरॉन, नेप्रिलाइसिन। बता दीजिए किस एंजाइम को रोक करके CHF में हेल्प करता है। 21 का जवाब आपको देना है। 21 स्किप कर दिया मानिया ने, क्वेश्चन लेवल कठिन लग रहा है। देखिए ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये तो हो ही नहीं सकता, CHF में इसका रोल नहीं है, ये ब्लड प्रेशर का मरीज है। रेनिन भी काम करता है ब्लड प्रेशर में, ये भी रोल नहीं है। एल्डोस्टेरॉन सिंथेस का भी रोल इसमें नहीं है CHF में। नेप्रिलिजन जो एक ड्रग है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यही काम करता है हमारे बॉडी में, सैक्यूबैट्रिल। एल्पिनेरोन स्पाइरोलेक्टोन की तुलना में किस दुष्प्रभाव को कम करता है? अगर देखिए एल्पिनेरोन भी एक तरह का डायूरेटिक्स है, स्पाइरोलेक्टोन भी एक तरह का डायूरेटिक्स है, तो स्पाइरोलेक्टोन का जगह अगर हम एल्पिनेरोन यूज करें तो किस प्रभाव को यानी किस दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपको जवाब देना है। 22 का जवाब देना है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। अभी 21 चल रहा है, 22 का जवाब दीजिए। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। गायनेकोमास्टिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो स्पाइरोलेक्टोन के ज्यादा यूज करने से होता है, क्योंकि स्टेरॉइड है, ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। इसके लिए हम एल्पिनेरोन का इस्तेमाल करके इसकी इफेक्ट को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डेमोप्रेसिन का उपयोग किस रोग में किया जाता है? बताइए। डेमोप्रेसिन ड्रग का इस्तेमाल, पेपर का लेवल कैसा लग रहा है आपको अक्की जी? डेमोप्रेसिन का इस्तेमाल किस रोग में किया जाता है? 23 आपको बताना है। ठीक है, किस मरीज को देते हैं डेमोप्रेसिन? बिल्कुल सौरभ जी, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी सही है, डायबिटीज इंसिपिडस के केस में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में सबसे तेजी से राहत देने वाला डायूरेटिक्स कौन सा है? अगर किसी व्यक्ति को एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो गया है, पैरों में सूजन आ गई है, तो उसमें कौन सा डायूरेटिक सबसे ज्यादा काम करता है? अगर किसी के हाथ पांव में सूजन ज्यादा आ चुकी है, ठीक है, तो सबसे अच्छा दवा होती है लैसिक्स। लैसिक्स को क्या कहते हैं? चलिए जवाब दीजिए। चलिए अक्की जी, थैंक यू, आपको अच्छा लगा। अब बताइए लैसिक्स को क्या बोलते हैं, किस ड्रग के नाम से जानते हैं लैसिक्स को? मैंने आपको हिंट दे दिया है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्यूरेसिमाइड का IV इंजेक्शन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, CHF में डिजिटॉक्सिन टॉक्सिसिटी का सबसे विशिष्ट ECG परिवर्तन क्या है? अगर किसी व्यक्ति को डिजॉक्सिन ड्रग लंबे समय से दिया जा रहा है, उसके बॉडी में डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो चुकी है, तो उसके ECG में क्या चेंज आएगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। CHF पेशेंट में डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने पर इसके ECG में क्या चेंज आएगा? चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए और पढ़िए और जवाब दीजिए। कौन सी जगह पर PQRST वेव में किस जगह पर डेविएशन आपको दिखेगा, डिप्रेशन आपको दिखेगा या प्रोलॉन्गेशन आपको दिखेगा? विवेक आनंद जी, बहुत दिल खुश किया आपने, अच्छा लगा आपका जवाब सुनकर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्कूप्ड ST डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, कुछ आते हैं स्टैटिस्टिक्स में हम। टैबलेट कंप्रेशन के दौरान जो कैपिंग होती है, कैपिंग मतलब समझते हैं, कभी कभी जो आपका जो इसका सरफेस जो है वो चिपक जाता है डाई और पंच से और टैबलेट छिला छिला सा रहता है,
तो ये कैपिंग जो है वो किस कमी के कारण होता है? चलिए जवाब दीजिए, कैपिंग किस कमी के कारण होता है? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एयर का बाहर निकलना, एयर बबल्स बनते हैं, वो बाहर निकलते हैं, टूटते हैं, तो जो टैबलेट का सरफेस है उसमें से कुछ इरोजन दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 27, हैकल इक्वेशन का उपयोग मुख्यतः किसके अध्ययन लिए किया जाता है? अगर टैबलेट्स कैप्सूल की बात कर रहे हैं आप, तो हैकल इक्वेशन का उपयोग किस पैरामीटर को स्टडी करने के लिए किया जाता है? देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं मैं धीरे धीरे, अब आप बताइए, जवाब दीजिए, देखिए कितने लोग उसका जवाब दे पाते हैं। हैकल इक्वेशन का उपयोग मुख्यतः किसके अध्ययन हेतु किया जाता है? किस पैरामीटर की स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम? ठीक है, जब टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट का ग्रेनुलेशन होता है, कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेशन में टैबलेट कितना कंप्रेस हो रहा है उसके लिए हैकल का इक्वेशन इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि पाउडर का एंगल ऑफ रिपोज 42 डिग्री है तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कैसी होगी? अगर ये डेटा आपको याद है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी पाउडर का एंगल ऑफ रिपोज 42 है तो उसका फ्लो प्रॉपर्टी किस रेंज में आएगा? एंगल ऑफ रिपोज, जैसे जैसे एंगल ऑफ रिपोज बढ़ता जाएगा पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी घटती जाएगी। 42 डिग्री पे क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए भाई सब लोग, 28 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। फेयर, राजीव जी कह रहे हैं, मोरद्वाज जी फेयर कह रहे हैं, सचिन भी फेयर कह रहे हैं। और लोग जवाब दीजिए समझ के भाई। जवाब आ गया? अगर एंगल ऑफ रिपोज 40 से ज्यादा होता है तो फ्लो बेकार होता है भाई, पुअर कहेंगे इसको। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी ने भी सही जवाब, अक्की ने दिया जवाब, बाकी किसी ने नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 19, कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, इसको कार्स इंडेक्स भी कहते हैं। अगर किसी पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टी में कार्स इंडेक्स की वैल्यू 10% है तो पाउडर का फ्लो कैसा माना जाएगा? कार्स इंडेक्स अगर 10% है तो पाउडर का फ्लो कैसा माना जाएगा? चलिए बता दीजिए भाई, 29 का जवाब दे दीजिए आप लोग जल्दी से। कार्स इंडेक्स 10%, पाउडर फ्लो कैसा होगा? जवाब नहीं आ रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? 29 कार्स इंडेक्स याद आ रहा है? कुछ कुछ टैबलेट में पढ़ा था प्रॉपर्टीज में। चलिए मैं जवाब देता हूँ। कार्स इंडेक्स भी आपके एंगल ऑफ रिपोज से मिलता जुलता होता है। कार्स इंडेक्स जितना कम होता है फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा अच्छी होती है, और कार्स इंडेक्स 10% का मतलब है फ्लो प्रॉपर्टी एक्सीलेंट हो जाएगी। 29 का ए ऑप्शन सही है। 30, निम्न में से कौन सा डिसइंटीग्रेट एजेंट स्वेलिंग मैकेनिज्म द्वारा कार्य करता है? यानी वो टैबलेट को फुलाएगा और टैबलेट रैप्चर करेगा। स्वेलिंग मैकेनिज्म से कौन सा डिसइंटीग्रेंट काम करता है? 30 का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए, कौन सा ऐसा डिसइंटीग्रेंट पाउडर है जो स्वेल करेगा और उसके बाद टैबलेट को डिसइंटीग्रेट करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा? विवेक ने कहा है ए, बाकी लोग का जवाब, अक्की ने कहा है ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। क्वेश्चन नंबर 31, यूएसपी के अनुसार अनकोटेड टैबलेट के लिए समान डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है? अगर कोई भी टैबलेट यूएसपी के अनुसार अनकोटेड है तो उसे कितनी देर में डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए? उसका नॉर्मल टाइम क्या होना चाहिए? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए जवाब दे दीजिए, ध्यान दीजिएगा, अनकोटेड टैबलेट की बात हो रही है, डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होना चाहिए? सबने कहा है बी, 15 मिनट, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही है, अनकोटेड के लिए 15 मिनट। अगर ये कोटेड होता तो ये आधे घंटे में आ जाता, और अगर शुगर कोटेड होता तो 1 घंटा हो जाता। 32, टैबलेट फ्राइबिलिटी टेस्ट में सामान्यतः कितने रिवोल्यूशन दिए जाते हैं?
अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी हम फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं तो एक टैबलेट को कितनी बार रिवॉल्व करके उसकी फ्राइबिलिटी चेक की जाती है। चलिए 32 का जवाब आप लोग जी, 32 की जवाब कितने रिवॉल्यूशन किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये टैबलेट को जब सेट किया जाता है तो 25 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से सेट किया जाता है और टोटल 4 मिनट के लिए सेट किया जाता है। तो जब 25 रिवॉल्यूशन पर मिनट है और 4 मिनट के लिए सेट किया जाएगा तो 100 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप लोग, स्टैटिस्टिक्स कमजोर लग रही है आप लोगों की। क्वेश्चन का लेवल मैंने बढ़ा दिया है क्या? ऐसा लग रहा है आप लोग कर नहीं पा रहे। क्वेश्चन नंबर 33, रोच फ्राइबिल्टर की गति कितनी होती है? देखिए रोच फ्राइबिल्टर जो कंपनी है, जो मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था क्या क्या स्पीड होती है। देखिए वो सवाल भी आ गया, यानी फ्राइबिल्टर की स्पीड कितनी होती है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कितने रोटेशन पर मिनट करते हैं और 4 मिनट करते हैं। जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ पहले क्वेश्चन में, अब आप लोग दे दीजिए आराम से बिना किसी दिक्कत के। जी हाँ, 33 का ऑप्शन नंबर सी है। 25 रोटेशन पर मिनट और 4 मिनट करते हैं तो 100 रोटेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्रॉस लिंकिंग होने पर सबसे अधिक कौन सा परीक्षण प्रभावित होता है? अगर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्रॉस लिंकिंग पाई गई तो कौन सा टेस्ट सबसे ज्यादा खराब हो जाएगा या प्रभावित हो जाएगा? जिलेटिन में अगर क्रॉस लिंकिंग हुई यानी जिलेटिन थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, जिलेटिन जल्दी टूटेंगे नहीं, जब टूटेंगे नहीं क्रॉस लिंकिंग होगी, हार्ड होगी, तो जल्दी से डिसॉल्व भी नहीं होगी। और इसका सही जवाब है 34 का सी ऑप्शन है, डिसोल्यूशन। 35 की तरफ चलते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल में प्लास्टिसाइजर के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला पदार्थ कौन सा है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में एज ए प्लास्टिसाइजर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल? जवाब दीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। जी हाँ, प्लास्टिसाइजर सबका बिल्कुल सही जवाब है। 35 का बी, मान्या जी, सचान जी, ग्लिसरीन। 36, इमल्सन का क्रीमिंग किस नियम पर वर्णित किया जाता है? इमल्सन में आपने सुना होगा क्रीमिंग फैक्टर होता है। क्रीमिंग आप जानते हैं कि इमल्सन जो है तो वो क्रीमिंग जो फैक्टर है वो किस रूल के तहत देखा जाता है? 36 का जवाब दीजिए आप लोग। ये रूल्स वगैरह थोड़ा सा हार्ड है, ये बी फार्मा लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इमल्सन में क्रीमिंग जो है किस नियम द्वारा बढ़ गया? 36 का जवाब बताइए आप लोग। 37 कहाँ पहुंच गए भाई? 36 का सही जवाब है भाई स्ट्रोक्स ला। यार गलत जवाब दिया आप लोग, ऑप्शन नंबर सी सही है, स्ट्रोक्स ला। क्वेश्चन नंबर 37, HLB वैल्यू अगर 3 से 6 के बीच में है तो सर्फेक्टेंट किस प्रकार का इमल्सन बनाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HLB वैल्यू की वैल्यू अगर 3 से 6 के बीच में है तो किस प्रकार का इमल्सन बनेगा? चलिए जवाब दे दीजिए। 3 से 6 के बीच में है सर्फेक्टेंट की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि नेचर जो होगा वो लाइपोफिलिक होगा। जब लाइपोफिलिक होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वाटर अपॉन ऑयल इमल्सन। क्वेश्चन नंबर 38, फेज इन्वर्जन का सबसे सामान्य कारण क्या है? अगर हम कोई भी आप इमल्सन बना रहे हैं और वो ऑयल अपॉन वाटर है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये वाटर अपॉन ऑयल में कन्वर्ट हो जा रहा है, या वाटर अपॉन ऑयल है तो ऑयल अपॉन वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसका फेज ही पूरी तरह से बदल जा रहा है, तो फेज इन्वर्जन का सबसे सामान्य कारण क्या है? 38 का जवाब पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए और जवाब दीजिए। 38 पे आइए भाई। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर या फिर वॉल्यूम बढ़ा देने पर भी ये ऑप्शन हो सकता है। 39, सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 1 हो जाए, सस्पेंशन के केस में अगर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या है? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए।
39 का जवाब दीजिए भाई, क्या जवाब है? सी आ रहा है सबका जवाब। 39 का लाइन से सी आ रहा है, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम के बराबर सेडिमेंट वॉल्यूम हो जाए तो इसका रेशियो ऑटोमेटिक जो है वो 1 हो जाएगा। ये सब ने जवाब दिया है और ये जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन रेट कैसा होता है? फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन रेट कैसा होता है? 1 से ज़्यादा या 1 से कम, बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य या अपरिवर्तित, ये आपको जवाब देना है। ठीक है, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन रेट भाई, क्योंकि जब फ्लॉक्स बनेंगे, बड़े बड़े लंप बनेंगे तो ज़्यादा तेजी से नीचे की तरफ बैठेंगे, यानी कि सेडिमेंटेशन रेट जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिक। क्वेश्चन नंबर 41, जीटा पोटेंशियल का उपयोग मुख्यतः किसके मूल्यांकन में किया जाता है? जीटा पोटेंशियल एक इवेल्युएशन है, किस चीज के लिए किया जाता है जीटा पोटेंशियल? चलिए जवाब दीजिए आप लोग, 41 का जवाब दीजिए। जीटा पोटेंशियल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ठीक है, ओके, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सही है। पार्टिकल के सरफेस पे क्या चार्ज अवेलेबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव या उसका लेयर है, उसको पता करता है। क्वेश्चन नंबर 42, ओस्टवाल्ड रिपनिंग या राइपनिंग किस डोजेस फॉर्म की अस्थिरता से संबंधित है? बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आज। ओस्टवाल्ड राइपनिंग किस डोजेस फॉर्म की अस्थिरता से संबंधित है? जवाब दीजिए भाई साहब। ओस्टवाल्ड राइपनिंग, ठीक है, तो ओस्टवाल्ड का नियम किस पे सब लगता है? आपके इमल्सन्स के लिए। ऑप्शन नंबर 42 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, सपोजिटरी के लिए लिक्विफिकेशन टाइम टेस्ट विशेष रूप से किस आधार के लिए महत्वपूर्ण है? सपोजिटरीज के लिए लिक्विफिकेशन टाइम टेस्ट विशेष रूप से किस आधार के लिए महत्वपूर्ण है? 43 का जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, सपोजिटरी में लिक्विफिकेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं, किस प्रकार के बेस के लिए किया जाता है? पीजी बेस के लिए। मान्या बेटा ध्यान से पढ़ो, सपोजिटरी में लिक्विफिकेशन टाइम टेस्ट किस प्रकार के बेस के लिए करते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, फैटी बेस। जवाब गलत दिया आप लोगों ने, सी जवाब सही है, फैटी बेस। ओके, बच्चे लगातार तेजी से कम हो रहे हैं लाइव वाले, मुझे लग रहा है कि या तो आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या फिर आप लोग का एडमिट कार्ड में आ गया है कि कब है आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ है, आप उस वजह से इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं आज जल्दी खत्म कर देता हूँ, मैं आज 50 क्वेश्चन करके ही बंद कर दूंगा और आगे के जो बाकी के 100 क्वेश्चन मैं आज 160 क्वेश्चन लेकर आया था, मैं बाकी क्वेश्चन कल क्लास में कवर कर दूंगा। आज आप लोग अपना एडमिट कार्ड चेक कर ले, बताइए कि सेंटर कहाँ गया है, कैसा गया है, किस शहर में गया है, तो उस हिसाब से तैयारी हो जाएगी। मुझे पता है बहुत तेजी से आप लोग घट रहे हैं। 44, ऑइंटमेंट बेस में वाटर एब्जॉर्प्शन बेस का उदाहरण कौन सा है? ऑइंटमेंट बेस में वाटर एब्जॉर्प्शन बेस का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बताइए 44 का। बेटा कि आप अकेले पढ़ोगे ना, बाकी बच्चे सब चले गए, 19-20 बच्चे थे अभी लाइव, अभी 11-12 बच्चे हैं और धीरे धीरे वो भी जा रहे हैं क्योंकि सबको एडमिट कार्ड की चिंता आ गई है ना, तो फिर इस तरह से इंटरेस्ट आता नहीं पढ़ाने में। 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द लेनोलिन वुल फैट, ये वाटर एब्जॉर्प्शन बेस का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 45, पेरेंटल प्रिपरेशन की पायरोजन टेस्टिंग की आधुनिक विकल्प कौन सा है? किसी भी पेरेंटल प्रिपरेशन में जब हम पायरोजन टेस्टिंग करते हैं तो किस मेथड के द्वारा करते हैं, किस पे करते हैं, ये आपको बताना है। फोर्टी फाइव का जवाब आपको देना है। 45 का सही जवाब है, कौन सा टेस्ट होता है? नहीं यार, आपने पढ़ा नहीं है वो टेस्ट, पायरोजन टेस्टिंग के लिए कौन सी टेस्ट होती है? पायरोजन टेस्टिंग के लिए लाल टेस्ट किया जाता है भाई, पढ़ाई आपने लगता है इस बारे में नहीं किया है, आज जाके लाल टेस्ट बारे में पढ़िएगा। लाल टेस्ट, वाल टेस्ट, 3 तरह का टेस्ट होते हैं, दोनों पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 46, लायोफिलाइजेशन प्रोसेस में प्राइमरी ड्राइंग किस सिद्धांत पर आधारित है? लायोफिलाइजेशन प्रोसेस आप जानते हैं पाउडर के ड्राइंग के लिए होता है, उसमें प्राइमरी ड्राइंग किस मेथड पे आधारित है? चलिए जवाब दीजिए। ओके ओके ओके,
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सब्लिमेशन। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, कंट्रोल्ड रिलीज डोजेस फॉर्म से ड्रग रिलीज का वर्णन करने वाला हिगुची मॉडल किस प्रकार के काइनेटिक को दर्शाता है? यानी हिगुची मॉडल जो है किस प्रकार के काइनेटिक्स पे बेस्ड है, आपको ये जवाब देना है। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल का है, डी फार्मा में तो आपने नहीं पढ़ा होगा, बी फार्मा लेवल का सवाल है ये, ठीक है। और हिगुची मॉडल देखिए, आपको पहले तो आप क्वेश्चन की पहली लाइन मिलाइए, आपको क्वेश्चन की पहली लाइन से आपको जवाब मिल जाएगा कि किस प्रकार का ये मॉडल होगा, ऑटोमेटिक जवाब मिल रहा है। क्वेश्चन का पहला लाइन है कंट्रोल्ड रिलीज्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रिलीज। क्वेश्चन नंबर 48, डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस किस नाम वन को किस नाम से जानते हैं? देखिए दो प्रकार का होता है एपरेटस, एक होता है टाइप 1, टाइप 2। तो एक होता है पैडल, एक होता है बास्केट। अब आपको बताया है कि 48 में टाइप 1 टाइप 1 जो है एपरेटस है वो किस टाइप का होता है? टाइप 1 इज ऑप्शन नंबर बी सही है, बास्केट। वेरी गुड, माने बहुत अच्छा बेटा। क्वेश्चन नंबर 49, यूएसपी डिसोल्यूशन ऑपरेटस में टाइप 2 कौन सा होता है? देखिए यूएसपी और आईपी दोनों अलग अलग हैं, तो जो आईपी में टाइप 1 है वो यूएसपी में टाइप 2 है, जो यूएसपी में टाइप 2 है वो आईपी में टाइप 1 है। तो 49 का सही जवाब क्या होगा? जो उसमें टाइप 1 था ये टाइप 2 इसमें होगा, पैडल। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50, बायो एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो एडिशन स्ट्रेंथ होती है उसको नापने के लिए कौन सा पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है? ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर बहुत अच्छा है, ठीक है। 49 नहीं 50 में आइए, 50 में बताइए बायो एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एडिशन स्ट्रेंथ नापने के लिए कौन सा पैरामीटर सबसे महत्वपूर्ण है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, म्यूको एडेसिव फोर्स। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन तो भाई मैं लेके आया था पूरा, अगर आप देखेंगे तो आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया था। आज मैं 150 क्वेश्चन 160-70 क्वेश्चन लेकर आया था कि आज मैं ज्यादा लंबी क्लास लूंगा, लेकिन आज बच्चे बहुत कम हो गए और व्हाट्सएप ग्रुप पे लगातार मैसेज आ रहा है कि सेंटर कहाँ गया, सिटी कहाँ गई, पता करो, बताओ बताओ, सबका फोकस उस पे है। तो चलिए कोई नहीं, आज मैं इस पीडीएफ को अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी अल्टरनेट क्लास लेता था एक दिन छोड़ के, लेकिन मैं कल ही क्लास लूंगा और कल 51 नंबर से आगे स्टार्ट करके मैं इस 160 क्वेश्चन को खत्म करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ। आप लोग सेंटर वेंटर पता कर लीजिए भाई, इंटरेस्ट ले लीजिए अपना। आज आप लोग लाइव जुड़ नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा है, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, केवल 10-11 बच्चे बचे हैं पढ़ने के लिए, बाकी सब चले गए हैं छोड़ के, उसका मतलब सब सेंटर देख रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सेंटर वेंटर देख लीजिए, हम लोग